भय की बीमारी, शिक्षाप्रद कहानी। 4 वर्ष हो गए बहू को आए। साथ वालों के 2-2, 3-3 वर्ष के नाती पोते हो गए। मेरी बहू दिन पर दिन सूखती जा रही है। किसे कहूँ रामू की माँ, कोई सुनने वाला नहीं है। बेटा अपने मन का है, जो बात दिमाग में घुस गई उस पर अड़ा रहता है। मैंने कहा था ओझा को बुला ला, बहू को टीका लगवा दे, कोई परी मसड़ छल छेदार हो तो दूर हो जाएगा। कहने लगा, यह सब फिजूल की बात है, इसमें कुछ भी नहीं धरा है, मन का वहम है, जितना डरो उतना मरो। यह कहकर कल अपने काम पर दिल्ली चला गया। मालती की यह बात सुनकर रामू की माँ कुछ देर चुप रही, फिर आसमान की ओर देखते हुए धीरे से बोली, तू क्या मरी हुई है? जा ओझा के पास और बुला ला, चुपचाप टीका लगवा दे, ठीक हो जाएगी तो फिर बता देना बेटे को, नहीं तो चुप रहना। मालती थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर एकाएक बोली, दीवारों के भी कान होते हैं, यह बात क्या दबी रह जाएगी? लोगों के पास कहने सुनने को है ही क्या, बस दिन भर इसकी बात उसकी बात। रामू की माँ बोली, न रहे दबी, कोई बुरा तो नहीं कर रही, कौन नहीं सोचता अपना भला, क्या क्या करना पड़ता है। मालती को बात समझ में आ गई। सुबह सुबह नहा धोकर धूप बत्ती करके ओझा के पास चली गई। ओझा पूजा में बैठा हुआ था। काफ़ी देर में वह उठा, फिर उसने चारों दिशाओं में बबूत की फुकारी मारी। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद मालती से आने का कारण पूछा। मालती ने सारी बात बता दी। इस पर ओझा ने मालती से कहा, आप मेरे यहाँ आई हैं, इसका मैं आदर करता हूँ, लेकिन आपका बेटा कुछ अलग तरह का है। अगर विश्वास न हो तो उसको दुख नहीं पहुँचना चाहिए। आपके कहने से तो मैं इस काम में हाथ डालने वाला नहीं। मन में यकीन नहीं तो कल को कोई ऊंच नीच भी हो सकती है, तब फिर कौन संभालेगा? आपका बेटा कहे तो राजी राजी सब कुछ हो सकता है। मालती निराश होकर घर लौट आई। घर आकर उसने सारी बात अपनी बहू को बताई। बहू थी बेचारी दुखियारी, दुखियारों को वेद का प्यारा। कभी वह सास की बात में हाँ करे तो कभी ना। आस औलाद की फिक्र में कोई पक्का जवाब वह दे नहीं सकी। मालती ने रात भर सोचा, क्या करूं क्या नहीं। फिर उसने मन बना लिया कि बेटे को एक पत्र लिखकर देख लूं। आखिर औलाद तो अपनी ही है ना, क्यों नहीं मानेगा? मान जाएगा तो फिर बात बन जाएगी। मालती पढ़ी लिखी तो थी नहीं। उसने पास के मनहर के बेटे को बुलाया और यह पत्र लिखकर बेटे को भेज दिया। बेटे को पत्र मिला। पत्र देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, माँ ने कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। माँ की खुशी में ऐसा भी करना पड़े तो क्या हर्ज है। उसने माँ को पत्र लिखा और पत्र में हाँ कह दिया। चौथे दिन बाद यह पत्र माँ को मिल गया। माँ ने मनहर के बेटे को बुलाया और पत्र पढ़ने को कहा, और यह खबर सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। पहले उसने यह खबर रामू की माँ को दी। फिर दूसरे दिन नहा धोकर धूप बत्ती करके ओझा के पास गए। ओझा को सारा हाल सुनाया। ओझा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, जब वह आ जाएगा तो फिर मुझे बता देना। पहले एक रात को भभूत पानी करके कोरी पूजा करनी पड़ेगी। यह पूजा आधी रात को नदी किनारे होगी। बड़ी पूजा के लिए बकरा मुर्गा जो भी चाहिए वह सामान उसी समय लिखवा देंगे। हो सके तो कोई बकरा नज़र में रखना। भादों आने में दिन ही कितने थे? मुश्किल से 10-12। फिर उसके 20-25 दिन बाद भादों का आखिरी हो जाना था। मालती के दिन गिनने लगी। आज सावन का आखिरी दिन है, कल से भादों लग जाएगा। आज भादों का पहला हफ्ता निकल गया, कल से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। यह कहते कहते तीसरा हफ्ता शुरू हो गया। ठीक सोमवार के शाम को बेटा घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वह ओझा को बुलाने गई। ओझा ने उसे समय दे दिया और पूजा का सामान भी लिखवा दिया। तीसरे दिन रात को ओझा उसके घर आया। घर पर कुछ तंत्र मंत्र करके पूजा का सामान तैयार करने लगा। सामान तैयार करते समय उसने कहा, 2 आदमी भी मेरे साथ चलेंगे। नदी जाना पड़ेगा पूजा करने। चलने वालों में एक मालती का भतीजा तैयार हुआ, दूसरा ठाकुर राम सिंह। भादों की काली रात, आधी रात का समय, चारों तरफ खाद पात व खेतों में फसल से ना घुसने की जगह तक नहीं। नदी नाले सब उफान पर। ऐसे समय में ओझा ने लालटेन जलाए, 2 आदमियों को साथ लिया और पूजा की का सामान उठाया। वह चल पड़ा। धीरे धीरे तीनों आदमी खिसकते गए। कहीं पर मेंढक की टर तो कहीं पर पानी की छपाक छपाक।
ढलान की और चलते चलते भी कई खेत पार कर गए। यहाँ से नदी दिख जाती है। नदी से पहले सड़क आती है। सड़क पार करने के बाद 2 छलांग और चलना पड़ता है। नदी के उस पार गोहना का शमशान और इस पार होना का शमशान। उससे कुछ आगे चलो तो वहाँ पर नार का पुल। इस पुल के नीचे जो नाला है, इसी में रहता है वह मसाड़, जो कभी कभी भैंसे के रूप में भी दिखता है। सड़क के करीब पहुंचकर वे थोड़ी देर सुस्ताने लगे। जैसे वे बैठे ही थे, उनकी नज़र पुल की तरफ पड़ी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भैंसा सड़क पर खड़ा उन्हें दिखा। भैंसे की बड़ी बड़ी सींगें थी और सर पर चांद था। उसे देखकर ओझा डर गया। उसने कहा, यही है वह मसाड़। देखते हैं दैत्य है, पूरा दैत्य। आज भैंसे के रूप में आया है। लगता है आज यह रास्ता नहीं देगा। अगर नहीं गया तो यहाँ से नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है। ओझा की इस बात से साथ में गए दोनों आदमी डर गए। फिर ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े, भगवती की फुकारी मारी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जा हट जा, भाग जा यहाँ से, छोड़ मेरा रास्ता। लेकिन भैंस तस से मस नहीं हुआ। इसके बाद ओझा कहने लगा, यहाँ से वापस चलना ही ठीक है। पूजा का सामान पास की झाड़ी में रखते हुए कुछ मंत्र उसने पढ़े और वापस घर को चल पड़ा। उसके दिन मालती का भतीजा और गांव के दूसरे लोग गाय भैंस चराने वहाँ गए। वहाँ भैंस वही बैठा हुआ था। भैंसा सर पर उसके चांद था, सींग बड़े बड़े थे। सुनने में आया कि शाम को व्यापारी अपने जानवर लेकर रामनगर को जा रहा था। रास्ते में भैंसे का पैर टूट गया और वह चलने से लाचार हो गया। भैंसे की यह दशा देखकर कसाई उसे वहीं छोड़ गया और दूसरे जानवरों को लेकर रामनगर को चला गया। घर जाकर यह बात उसने मालती और अमर को बताई। यह सुनकर वह दोनों सुन रह गए। फिर थोड़ी देर बाद मालती बोली, यह कैसा ओझा है जो मसाड़ को भी नहीं पहचानता। इस पर बेटा बोला, माँ यही तो मैं कहता था कि भय ही भूत है और कुछ नहीं है। वह मन से निकाल दो तो भूत का कहीं नामो निशान नहीं। इस घटना से माँ की आंखें खुल गई। वह बोली, ठीक है, मैं बहू से माफ़ी मांगती हूँ। उस पर कोई मसाड़ या भूत नहीं है। जा तू उसे अपने साथ शहर ले जा और इसका इलाज करा। माँ की यह बात सुनकर बहू के सिर का भार हल्का हो गया। उस दिन उसने भर पेट भोजन भी किया। फिर वह दूसरे हफ्ते पति के साथ शहर चली गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरती गई। डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दिन बेटे का पत्र आया, माँ आपको जानकर खुशी होगी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। कोई डॉक्टर का इलाज नहीं करना पड़ा। भूत का भय ही उसकी बीमारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।